हेलो। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 6। ठीक है। अब तक हम अपने 5 लेक्चर देख चुके हैं। तो हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है। हमने किया था, हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमने पढ़ा था फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल आर्टिकल 1 to 4 सारे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। फिर हमने पढ़ा कौन कौन सी चीज कहाँ से बोरो की गई है, सोर्सेस सारे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बीपीएसपी। ठीक है। और क्या पढ़ा, इमरजेंसी तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट। क्या, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके, इंडिया के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ना एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कौन-कौन से आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेशन रखते हैं। लाइक 52, आर्टिकल 52 किस चीज के लिए है, पोस्ट के लिए, कि प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली गई है। 53 आपकी है पावर, उनकी जो पावर आती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर मिली हुई है अंडर अंडर आर्टिकल 53 ही मिली हुई है। ये क्या है, आर्टिकल। मतलब अगर मैं कहूँ कि प्रेसिडेंट की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सब कहाँ है, आर्टिकल 53 में। पोस्ट कहाँ पर है, आर्टिकल 52 में। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 54 में लिखा है कि हाउ इलेक्शन टेक प्लेस, मतलब इलेक्शन कैसे होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। गॉट इट। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 56 की। 56 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितने साल का होना चाहिए, ये सब बातें। अब बात करते हैं 58 की। तो इसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन। क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं 60 की, तो इसमें लिखा है कि ओथ कौन दिलाएगा। और अगर मैं बात करूं 61 की, तो हम देखेंगे कि इम्पीचमेंट कैसे होता है, जिसे महाअभियोग कहते हैं। तो ये सब आर्टिकल किससे रिलेशन रखते हैं, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप इसको, इन सबको रटना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो आर्टिकल 52 पोस्ट से हो गया, 53 पावर से हो गया, भाई पोस्ट मिली तो पावर मिली। ठीक है। अब पावर मिली है लेकिन उसको इलेक्ट करना है, कैसे मिलेगी पावर ये। ठीक है, इलेक्शन 54। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल का होता है, सबको पता है 5 साल के लिए प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति बना जाता है। तो ये बात किसमें लिखी है, आर्टिकल 56, 56 इंच का सीना। 58 में क्या लिखा है कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। 60 में आपको ओथ, 61 में आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, हाँ, और एक बात और, हाँ, 61 में तो उसका इम्पीचमेंट है। और 361 में क्या है, 361 में उनको प्रोटेक्शन मिली है, हुई है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। मतलब क्या है कि उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता एकदम से, मतलब पहले उनको हटाया जाएगा तब उन पर कार्रवाई होगी। उन पर किसी भी तरह का कोई भी आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकते। ये इस बात से भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 361। आप देखो याद करने का कितना अच्छा है। 361 में वो प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्शन में है कि उन पर कोई भी मुकदमा या दायर या फिर उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। और 61 में उनको हटाया जा रहा है, 361 में क्या करा जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब इसमें क्या फर्क है, 3 का, मतलब मैं जैसे याद रखता हूँ। देखो 3, अब 50 से 60 के बीच सारे के सारे आप याद देखना कि 50 से लगभग 61 तक सारे के सारे आर्टिकल प्रेसिडेंट के ही हैं। ठीक है। तो तीन तीन क्या दे रहा है उनको, अगर मैं 50 में 3 जोड़ दूं, पावर दे रहा है। ठीक है। तो आप ऐसे भी, मतलब आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं इनको डिटेल में कि क्या क्या बात है। देखिए, अगर मैं बात करूं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, देखो 3 ही पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, यूनियन
एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इस तरह कह सकते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है आपके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे आप क्या कहते हैं? ईजीआई भी कहते हैं। इन सबको मिला के क्या कहते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि जो आप काम करती है, जो सरकार होती है, लाइक वही गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या क्या होनी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कोई भी मतलब जो पूरे देश के मतलब जो पॉवर्टी है उनको उसको कैसे हटाना है, इन सब चीजों का देखभाल जो भी करता है वो करता है एग्जीक्यूटिव। अब पूछा गया कि भैया एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन से काम आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे काम आएंगे अगर मैं जुडिशियरी के और लेजिस्लेटिव के काम सारे हटा दिए जाएं। ठीक है, जुडिशरी के अलग कर दो और लेजिस्लेटिव मतलब जो आपकी संसद होती है ना, उसके काम को हटा दी जाए और बाकी जितने काम बचेंगे वे कहलाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया ना, सरकार की पॉलिसी कौन सी आनी है, कौन सी नहीं आनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर करना है, हमें गरीबों का भला करना है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, इस तरह की चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने 52 देख लिया। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्शन की। किसकी? इलेक्शन। मैंने बताया इलेक्शन कौन से आर्टिकल में है, मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाएगा, आर्टिकल 54। देखो मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स है, मैं अलग से प्रेसिडेंट के ऊपर आऊंगा जहाँ पे मैं बहुत डिटेल में प्रेसिडेंट को कराऊंगा। ठीक है, अब बस इतना बता रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो आर्टिकल 54 में है। अब इनको इलेक्ट कौन करता है भैया को? अब देखो, मैंने बताया था आपको ये सेंटर है, क्या है यहाँ? सेंटर। सेंटर पे क्या होता है? यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा। स्टेट में क्या होता है? राज्यों में विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है, अब इनको कौन चुनेगा, इस बात को अगर हम देखें कि जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट है वो 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, आपको पता होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं अपनी तरफ से, जिसको बनाया बना दिया, कोई एक्टर बना दिया, कोई खेल जैसे सचिन तेंदुलकर है उन्हें बना दिया, और 2 मेंबर में नॉमिनेट करते थे लोकसभा के लिए जो एंग्लो इंडियन है, जो एंग्लो इंडियन है। अभी तो शायद वो हटा दिए गए हैं, एंग्लो इंडियन का मतलब ही नहीं रहा है, तो इसके लिए हम बात नहीं करेंगे। 12 जो मेंबर थे, 12 जो मेंबर है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। बिना इलेक्शन लड़े ये राज्यसभा में जाके बैठ जाते हैं। अब विधान सभा में तो हम इलेक्शन लेते हैं, लेकिन विधान परिषद में काफी कॉम्प्लेक्स होता है भाई, कौन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन विधान परिषद क्या सारे स्टेट में है? नहीं, सिर्फ 7 से 8 ही ऐसे स्टेट हैं जिनमें विधान परिषद है। तो अगर मैं कहूं कि कौन इलेक्ट करेगा, देखो अगर मैं कहूं कि सारे मेंबर मतलब इलेक्शन में भाग लेंगे, तो जो ये 12 मेंबर हैं ये तो डेफिनेटली इसको वोट देंगे, है ना। अगर मैंने कहा कि सपोज ए आर राम कोई बंदा है, ठीक है, इसने 12 बंदे अपने राज्यसभा में बिठा दिए और दोबारा इलेक्शन में खड़ा हो गया, तो ये 12 मेंबर तो इसको डेफिनेटली वोट देंगे ना। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो नॉमिनेट करें है ना, ये 12 मेंबर जो नॉमिनेशन में है ये वोट देंगे ही नहीं, क्योंकि वरना इनकी वोट तो पक्की हो ही जाएगी। इसीलिए अगर मैं बात कहूं कि प्रेसिडेंट को कौन, और जो विधान परिषद है ना, विधान परिषद के मेंबर क्यों वोट नहीं कर सकते? क्योंकि 7 स्टेट में ही सिर्फ विधान परिषद है, विधान सभा तो हर एक स्टेट में है। अगर मैं कहूँ कि विधान परिषद के मेंबर भी वोट करेंगे तो ऐसे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना, कोई स्टेट कर सकता है कोई स्टेट नहीं कर सकता है, किसी स्टेट की ज्यादा वोटिंग हो जाएगी, किसी स्टेट की कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ना तो विधान परिषद के मेंबर वोट दे सकते और ना नॉमिनेट हुए जितने बंदे हैं वे वोट देंगे। ठीक है, तो वोट कौन देगा? वोट देंगे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर किसके? मेंबर
किसके? लोकसभा के और राज्यसभा के एंड विधान सभा के। विधान परिषद के तो मैंने बताया दे नहीं सकते, क्योंकि विधानसभा है ही 7 राज्यों में, तो फिर सारे राज्यों में जब विधानसभा है, विधान परिषद है ही नहीं, जब विधान परिषद, ये क्या है? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं इसको इंग्लिश में, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब मैंने कहा ना 7 ही स्टेट ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है, तो अगर मैं कहूँ कि ये वोट दे सकते हैं, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना कि सपोज उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, किसी और में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की वोट ज्यादा होगी। इसीलिए ऐसा ना हो तो विधान परिषद को क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। नॉमिनेशन में बता दिया कि इनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट खुद करता है। अगर प्रेसिडेंट ही खड़ा हो गया यही बंदे तो उसको वोट करेंगे ही करेंगे, तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए नहीं। तो कौन करता है? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधान सभा के, ये ही वोट देते हैं किनको? इलेक्शन में वोट करते हैं किसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। अब मैं अगर बात करूं यूटी की, ठीक है, संघीय क्षेत्र, इसमें सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, अब तो शायद खैर जम्मू कश्मीर भी यूटी ही है और उसमें विधानसभा भी है, तो उनकी उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो यूटी है, वे यूटी, दिल्ली, पुडुचेरी, अब तो शायद हाँ, अब जम्मू कश्मीर भी है ना, उसमें विधानसभा है, ठीक है। वे यूटी जिनमें विधानसभा है वो वोट दे सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, वे यूटी भी वोट करेंगे जिनमें विधानसभा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकता है प्रेसिडेंट के, फाइनली इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड मेंबर मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड विधान सभा। गॉट इट? किस में लिखा है? 54 में लिखा है। हो गया। अब इनको चुना कैसे जाता है, ये सिर्फ आप इसको रट सकते हैं, क्योंकि मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। इनका जो इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, आप इसको फिलहाल के लिए बस इतना है कि याद कर लीजिए, क्योंकि मैं डीप में नहीं जाऊंगा। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अपने ही जितने भी आपकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप वोट करेंगे, ठीक है। अब ये जो सेंसस चल रहा है वो 1971 का ही चल रहा है, मतलब 1971 में जितनी जनसंख्या थी उतनी जनसंख्या को देख कर के कितने सीट होनी चाहिए एमपीज की, एमएलए की, उन्हीं के हिसाब से आज तक चल रही है। अभी देखो सरकार ने कहा भी है ना कि भाई अब 2026 के बाद दोबारा अगर मैं 2026 के उस पर करूँ तो सीटें बढ़ जाएंगी। अभी 550 है लोकसभा की सीटें, तो फिर लगभग 1000 पहुंच जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी है काफी। अब ये जो 550 सीट हैं ये किस जनसंख्या के बेस पे है? 1971 की जनसंख्या के बेस पे ही चल रही है अब तक, ठीक है। अब इनको आपको रखना है कि किस बेस पे होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दूसरा क्या याद रखना है कि ये सीक्रेट बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है, ठीक है। और विप विप पार्टी जो है वो इशू नहीं कर सकती। अब ये क्या बोला है भाई? विप क्या है? विप मतलब है एक आदेश, एक ऑर्डर। सपोज कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कहे कि अरे आपको इसको वोट देना है। सपोज मैंने कहा कि राष्ट्रपति पद के इलेक्शन के लिए 3 बंदे खड़े हो गए, ए बी सी। अब कांग्रेस या फिर कोई भी एक्स पार्टी कहे कि नहीं तुमको ए करना है, कोई वाई पार्टी कहेगी नहीं तुमको बी को वोट देना है। तो इस तरह की विप कोई भी पार्टी अपने मेंबर्स के लिए नहीं दे सकती, ठीक है। जो पार्टी के जिस मेंबर को जो अच्छा लगता है वो उसको वोट करेगा। गॉट इट? अब इसमें 2 फार्मूले हैं, वे बहुत आते हैं इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने बताया ना कौन कौन वोट देगा, एमपी वोट देंगे। एमपी मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इलेक्टेड, मैं फिर कह रहा हूं इलेक्टेड नॉट ऑल। और एमएलए, एमएलए कहां बैठते हैं? विधान सभा में, लेकिन ये भी कैसे? इलेक्टेड, ठीक है। ओके। अब
इनकी क्या वैल्यू है, मतलब इस एमएलए के वोट की क्या वैल्यू है और एमपी के वोट की क्या वैल्यू है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, ये आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल, आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट स्टेट मल्टीप्लाई एक हजार। एग्जाम में पता आपको लगेगा अरे ये क्या बकवास किया जा रहा है, नहीं एग्जाम में फॉर्मूले कहीं आ जाएंगे और वहां पे पता क्या करेगा, 1000 की जगह 100 कर देगा, फिर कहोगे अरे 100 था 1000 था। अब वहां पर आपका फिर गड़बड़ स्टार्ट होगा, क्या था क्या नहीं था, क्या था क्या था नहीं था, वहां पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ध्यान से देख लो, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट स्टेट मल्टीप्लाई 1/1000। ये एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है भाई, इनकी वोट की वैल्यू अलग होगी और इनके वोट की वैल्यू अलग होगी। अब एमएलए की वोट की वैल्यू देख ली हमने, तो एमपी के वोट की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी क्या होगी, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए's वोट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड, ध्यान से देखना, इलेक्टेड एमपी ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। मतलब जितने एमएलए की वोट है उन सब का जोड़ अपॉन जितने दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में इलेक्टेड हुए एमपी उनका नंबर, अगर मैं भाग करूं तो एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। इसमें 1000 100 कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मगअप कर लीजिए, ठीक है। अब क्या देखा हमने, इलेक्शन। अब देखते हैं क्या, क्वालिफिकेशन मैंने बताया, क्वालिफिकेशन। अच्छा ऐसा करते हैं कि ऐसे ही चलते हैं जैसे हमने मतलब स्टार्ट किया था। हमने इलेक्शन देख लिया, पोस्ट इसमें तो कुछ देखना नहीं है, 53 हम देख लीजिए एग्जीक्यूटिव पावर। अब हम देखेंगे टर्म ऑफ ऑफिस 56, ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस। तो चलिए टर्म ऑफ ऑफिस देखते हैं, मतलब टर्म मतलब काल, है ना, समय, ऑफ ऑफिस उनके ऑफिस का कितना कार्यकाल है, ठीक है। मैं समय हूं वो वाला समय नहीं, एक आर्टिकल 56, ठीक है, 56 से आप याद रखते हैं 56 इंच का सीना, ठीक है, कुछ इस तरह से कुछ भी अपना निमोनिक बना लीजिए। मतलब आर्टिकल 56 में लिखा है कि कितना एक राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है, कितना होता है, सबको बताओ, सबको पता है 5 साल, सिंपल। भाई टर्म ऑफ ऑफिस किसी राष्ट्रपति के पद का मतलब, एक बार अगर राष्ट्रपति आप इलेक्ट हो गए तो आप 5 साल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज मान लो कि राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की भाई डेथ हो गई या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, है ना, त्यागपत्र दे दिया, तो क्या होगा, तो 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन इन 6 महीने तक क्या होगा, इन 6 महीने तक वॉइस प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट बनकर रहेंगे, और अगर वॉइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनकर रहेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनकर रहेंगे। अगर वो भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सबको सारे के सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो वॉइस प्रेसिडेंट बनेंगे प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे प्रेसिडेंट। क्या ऐसा हुआ है कभी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बना हो, तो वो है हाँ हिदायतुल्ला खान, हिदायतुल्ला खान एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कि जो
प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, पर जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कायम करेगा। और अगर उपराष्ट्रपति नहीं अवेलेबल है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल हुआ है। हिदायतुल्लाह खान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उन्होंने एज ए राष्ट्रपति, एज ए प्रेसिडेंट भी काम किया है। गॉट इट? अब हमने देख लिया क्या, टर्म ऑफ ऑफिस 56। अब उसके बाद क्या था हमारा, 56 के बाद 58। क्या था? 58 मतलब क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, एक राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सुन लो अब आप। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई अगले राष्ट्रपति आप ही हो जाओ। अब देख लो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 10वीं पास चाहिए या 12वीं पास चाहिए, सब देखेंगे। पहली सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। गॉट इट? चलिए, मतलब कोई विदेशी ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आएगा और चुनाव लड़ेगा और राष्ट्रपति बन जाएगा। भारत का नागरिक। क्या आप हैं? हाँ बिल्कुल हैं। चलिए, अब देखिए आप, दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 35 साल का तो मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है, मिनिमम 35 साल। क्या आप मिनिमम 35 साल के हैं? सपोज मान लो कि आप 35 साल के भी हो गए हैं, चलिए राष्ट्रपति बनने वाले हैं हम। आप, तीसरा क्या है कि लोकसभा में, लोकसभा का मेंबर का सदस्य बनने के लिए जितनी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जितनी योग्यता चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए। मतलब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो योग्य होना चाहिए। तीसरी योग्यता यह है, आप सोचिए, तीसरी क्वालिफिकेशन, उस योग्यता यह है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रहा हो, मतलब ऐसे किसी भी पद पर ना हो जिससे, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता हो, मतलब लाभ के पद पर ना हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि पूरा पैसा कमा रहा है पूरा, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं। हम देख लिया कि क्या है, हमने देख लिया कौन क्या क्या योग्यता है। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक देखा हमने, देखो अगर आप लेक्चर को ना बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो आपकी याद भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा, अरे भैया 52, 52 क्या कह रहा है? पोस्ट, पोस्ट पद, ठीक है, पद, कि भैया राष्ट्रपति का पद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब 52 में, ठीक है। फिर 53 क्या कह रहा है? मैंने बताया 3, क्या कहता है इसको? पावर देता है, शक्ति देता है ना, पावर। चलिए हमने इसके बारे में भी बात कर ली। फिर हमने किसके बारे में बात करी? हमने बात करी 53 के बाद 56 के बारे में, है ना? हाँ, 56 में हमने क्या देखा कि उसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस कितना, मैंने बताया 5 साल। फिर हमने देखा 58 में जाके भैया उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ये अब तक हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं किस पे? 60 पे। किसके? 60 पे, दो जोड़ दो फिर 60। अब 60 में क्या है? ओथ, मतलब उनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उन कोई सीनियर जज, को सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट, मैं लिख दे रहा हूं, सीनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हो गया 60। अब आगे क्या है? 61। देखो अब तक तो हमने इनको बनाया है, 52 में पद दिया, 53 में पावर दी, ठीक है। फिर क्या कहा कि भैया कार्य कब तक पावरफुल रहोगे आप? 5 साल तक पावरफुल रहोगे। 56 में पावरफुल पावर दे दी। 58 में बताया कि भैया आपकी इतनी इतनी योग्यता होनी चाहिए। 60 में शपथ भी दिला दी। अब 61 में हटाएंगे। क्या करेंगे? 61 में हटाएंगे। आर्टिकल 61 बिलोंग्स टू इम्पीचमेंट, मतलब महाभियोग। इम्पीचमेंट मतलब महाअभियोग। अब इम्पीचमेंट में बहुत सारी प्रोसेस होती है, मैं प्रोसेस में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया क्योंकि मैं एक अलग से
लेक्चर ले लूंगा प्रेसिडेंट के लिए, जहां पे मैं बहुत डीप में चला जाऊंगा। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि आपको मोटा मोटा कि आर्टिकल 61 किसके बारे में बात करता है, महाभियोग के बारे में, कि कैसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही बात पर हटाया जा सकता है, आप देखो, और वो बात क्या है, सोचो। अरे भैया, वो बात है कि वो अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन कर दिया, का उल्लंघन कर दिया, तो उसको हटाया जा सकता है। अब भाई, किस बात को कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कहेंगे, ये बात नहीं बताई गई, ये बात पार्लियामेंट पे निर्भर करती। ये लिख दिया कि अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको हटाया जा सकता है, बट उसका क्या काम उल्लंघन माना जाएगा ये नहीं बताया गया, ठीक है। और वो कैसे हटाया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, सपोज राज्यसभा के, लोकसभा के 550 मेंबर हैं, ठीक है, ये 250 है। अगर किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में, मतलब किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, रिजोल्यूशन लाया जा सकता है, लेकिन वो प्रस्ताव उस हाउस के 1/4, मिनिमम 1/4 बंदों ने पेश किया हो, मेंबर ने पेश किया हो, उससे कम नहीं, तो उस पर चर्चा होगी, ठीक है। और साथ में 14 दिन का नोटिस दे दिया जाएगा राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति साहब, आप जहां कहीं भी हैं, प्लीज इंडिया पधारिए, क्या पता बाहर जा रहे हो, ठीक है, और हम आपको हटाने वाले हैं। फिर 14 दिन बाद स्पेशल मेजोरिटी के साथ वे क्या करेंगे, प्रस्ताव को पास करेंगे, और फिर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। वो दूसरा सदन देखेगा कि जो लोकसभा ने या फिर जो पहले सदन ने उन पर चार्जेस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, क्या वे सही हैं, क्या वे सही हैं। और इनके सामने राष्ट्रपति अपनी सफाई भी पेश कर सकता है, अपने वकील के थ्रू, अपने अटॉर्नी के थ्रू। और अगर इनको लगता है कि हाँ, वे सही है और इन्होंने भी बहुमत से वो प्रस्ताव पास कर दिया, तो क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति इम्पीच्ड हो जाएंगे, उनको हटाया जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति को अभी भी लगता है कि नहीं, गड़बड़ है, लोकसभा राज्यसभा ने मेरे साथ धोखा किया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। अब मैंने बहुत ही नॉर्मल वे में आपको बता दिया कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। सपोज मैं कह दूं कि लोकसभा, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। राज्यसभा में प्रस्ताव आ गया, तो राज्यसभा के जो टोटल मेंबर हैं, उनका मिनिमम 1/4 मेंबर उस प्रस्ताव को लाकर रखेंगे। फिर उसको 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन में क्या होगा, वो इंक्वायरी करेगा कि जो आरोप लगे हैं क्या वे सही है या नहीं है। अगर सही है तो यो भी 2/3 बहुमत से पास करेगा, और अगर इसने 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो क्या हो जाएगा, इम्पीच्ड हो जाएंगे प्रेसिडेंट। गॉट इट, ठीक है। और 361 के बारे में आपसे मैंने पहले ही बता दिया। तो अब तक हमने क्या क्या देखे, दोबारा फिर मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। 52 में पद दिया। अब भाई कुछ पद से आप मान लो ये कुर्सी दे दी, ठीक है, कुर्सी दे दी, अब कुर्सी पे बैठ गया। 53 में क्या किया कि इसको, इनको पावर दे दी, ठीक है, पावर। फिर क्या करा, 56 में हमने 56 पढ़ा था, कहा कि आपकी पावर कब तक रहेगी, मतलब कार्यकाल बताया। और फिर बताया कि अब आ जाओ किस किस को राष्ट्रपति बनना है, ठीक है। 58 में क्या करा, योग्यता देनी स्टार्ट करी कि भाई ये योग्यता है, चलो राष्ट्रपति बन भी गए। तो अब क्या दिलाई, फिर हमने उनको शपथ दिलाई, मतलब ओथ दिलाई। 61 में क्या करा, हटा भी दिया, महाभियोग, महाअभियोग, ठीक है। तो ये अब तक हमने पढ़ा है राष्ट्रपति के लिए। अब बात करते हैं इनके आगे कि और क्या पढ़ सकते हैं। अब इनके पास जो वीटो है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। वीटो होती है इनके पास, 3 तरह की वीटो होती है। एब्सोल्यूट वीटो, वीटो मतलब इनके पास अपनी एक पावर होती है जो किसी के पास नहीं होती। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। मतलब ये किसी भी बिल को, एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है कि कोई भी बिल इनके पास साइन होने के लिए आता है ना जी, तो अगर वो साइन करने के लिए मना कर दे तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल करी। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि उस बिल को मैं दोबारा भेज दे, किसमें, सदन में, कि दोबारा पास करके लेके आओ। पॉकेट वीटो क्या है कि उस बिल को लेके अपने पास रख लें, वो बताए ही ना, ना साइन करें ना मना करें, ठीक है। खैर, ये तो मैंने एक मोटा मोटा आपको बता दिया है कि इस तरह की वीटो उनके पास होती है। अब इनकी डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, जैसे कि
गवर्नर के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 85 की। इनसे ही रिलेशन रखता है। आर्टिकल 85 कहता है कि दो मतलब जो दो क्या कहते हैं, एक्चुअली जो पार्लियामेंट होती है उनको बुलाता कौन है, मतलब समन कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। किसके कहने पर? सीओएम के कहने पर। ठीक है। और आर्टिकल 85 में ये लिखा है कि इनका जो 2 बार का मिलना है, ठीक है, जो समन है वो 6 महीने, उनके बीच में 6 महीने का गैप, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज एक बार मिली जनवरी में और फिर कब 6 महीने बाद, ठीक है, फिर 6 महीने बाद मिलेंगी। मिनिमम दो बार का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पर सदन को बुला सकता है। ठीक है, देखिए इनकी भी छुट्टी होती है। अब इनको समन किया जाता है प्रेसिडेंट के तौर पे। मैं तो आपको दोबारा समझा रहा हूँ। नॉर्मली कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून, विंटर सेशन। लेकिन आर्टिकल 85 कहता है कि House of Parliament shall be summoned in a such a way that no more than 6 months lapse between two sessions of Parliament। मतलब पार्लियामेंट के, संसद के जो 2 सेशन हैं, जो 2 सत्र हैं, उनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85। ठीक है, आपको समझ में आया? अब ये बात हमने करी आर्टिकल 85 की। 78 क्या कहता है? 74 क्या कहता है? 74 कहता है कि जितने भी राष्ट्रपति काम करेगा, प्रेसिडेंट काम करेगा, वो सीओएम की एडवाइस पे करेगा। मैं सीओएम पहले ही बता चुका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब काउंसिल मिनिस्टर में कौन होता है? पीएम होते हैं और उनके मंत्रीगण होते हैं, इसे कहते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सलाह देंगे और प्रेसिडेंट को वो माननी पड़ेगी। लेकिन प्रेसिडेंट उनको दोबारा सोचने के लिए कह सकता है, लेकिन उन्होंने दोबारा सोच के भी वही बात कही तो प्रेसिडेंट को वही बात माननी पड़ेगी। ये कहता है आर्टिकल 74। और आर्टिकल 78 क्या कहता है कि जो ये सीओएम है, मतलब पीएम है, जो पीएम है वो क्या क्या कर रहा है, सब की बात, सब सारी की सारी बात किसको बताएगा? प्रेसिडेंट को बताएगा। मतलब प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि, सॉरी, पीएम की ड्यूटी है, प्रधानमंत्री की ड्यूटी है, कर्तव्य है उनका कि वो राष्ट्रपति को बताए कि वो क्या कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या कर रहे हैं लेजिस्लेशन में, सब कुछ। ठीक है, ओके। अब ये तो होगी इनकी पावर। अब और पावर क्या है? एक पावर और है, बड़ी भयंकर पावर है भाई। कौन सी पावर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? गाना नहीं गाना है। तो 1 2 3, 1 2 3 मतलब क्या है? आर्टिकल। ये आर्टिकल है 123। इसे कहते हैं अध्यादेश पावर, मतलब ऑर्डिनेंस। ठीक है, अध्यादेश लेके आना, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? अगर सपोज मैंने कहा ना सत्र, इनके लोकसभा, राज्यसभा, ये भी ऐसा होता है कि सत्र में नहीं होते, ये भी छुट्टी मनाते हैं भाई। ठीक है, तो अगर ये सत्र में नहीं है, या तो लोकसभा सत्र में नहीं है, या दोनों ही राज्यसभा सत्र में नहीं है, या दोनों ही सत्र में नहीं है। अगर दोनों सत्र में नहीं है तो कोई बिल पास नहीं होगा ना जी। बिल पास नहीं होगा तो कानून नहीं बन सकता कोई भी। और कानून की जरूरत आन पड़ी तो क्या होगा? अब इन सबको तो वापस नहीं बुलाया जा सकता ना, क्या पता कौन कहाँ जा रहा है। अब होता क्या है कि राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट, पीएम के कहने पर, पीएम क्या, सीओएम के कहने पर, ठीक है, बात एक ही है, के कहने पर कोई भी कानून, एक्ट बना सकता है। ठीक है, कोई भी कानून बना सकता है। इस बात को कहते हैं ऑर्डिनेंस पास करना या अध्यादेश पास करना। मतलब अगर लोकसभा, राज्यसभा अपने सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है, तो प्रेसिडेंट कोई भी कानून बना सकता है। अरे क्या ये भी कानून बन सकता है कि वो संविधान को बदल दे? नहीं, वो संविधान को नहीं बदल सकता अध्यादेश से, पर हाँ कोई भी नया कानून बना सकता है। तो क्या ये कानून जो एक्ट बना है, और जो लोकसभा, मतलब हमारी संसद कानून बनाती है, उसके जैसा ही होगा हुबहू? हाँ बिल्कुल सेम सेम। अरे भैया सेम सेम, दोनों सेम पावर के होंगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा लौट कर आई अपने सत्र में, राज्यसभा, दोनों के दोनों स्टार्ट हुए, तो उनको इस कानून को 6 सप्ताह के अंदर अंदर पास करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा पास नहीं करते हैं तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू जो कानून बना है वो खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। देखो, अगर लोकसभा सत्र में नहीं है, या राज्यसभा सत्र में नहीं है, या दोनों ही सत्र में नहीं है, मान लो छुट्टी पर गए हैं, किस पर गए हैं? छुट्टी पर है, और कानून की जरूरत है, तो क्या करेंगे हमारे प्रेसिडेंट?
प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पीएम कहेंगे सर जी मुझे कानून की जरूरत है, जरा कानून पास करके कानून करना जरा, तो मैं क्या करेंगे, एक अध्यादेश पास कर देंगे। चलिए भैया अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास हो गया, कानून बन गया। अब ये बन गया, ये पूरा उसी इफेक्ट में रहेगा जैसे लोकसभा कानून या राज्यसभा कानून बनाती है। अब जब ये छुट्टी पर से वापस आए, ठीक है, वापस आ गए, यस यस यस, तो जो ये कानून बना है उन इनको वो 6 सप्ताह के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, अपने पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा, वरना ये अध्यादेश लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डिनेंस। अब चलते हैं किसके ऊपर, इनकी इमरजेंसी पावर हमने पढ़ ही ली है। अब चलते हैं इनकी पार्डनिंग पावर मतलब क्षमा, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 कहता है कि इनके पास 5 पावर होती है क्षमा की। कौन कौन सी, पार्डन, पार्डन मतलब पूरी तरह क्षमा कर देना, रिप्राइव, रिप्राइव, रिप्राइव क्या होता है, रिप्राइव होता है कि जो एग्जीक्यूशन चल रहा है ना उसके लिए टेम्पररी पीरियड के लिए ना स्टे दे देना, कि भाई अभी रुक जाओ, अभी कोई सजा नहीं देनी है इसको, ठीक है। तीसरा क्या है, रेस्पाइट, रेस्पाइट, रेस्पाइट मतलब क्या, रेस्पाइट का मतलब होता है कि जो स्पेशल ग्राउंड पर उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर दी जाए। सपोज भाई बीमार है, सपोज मान लो कि क्या करे, कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट है, इस तरह की चीजें हैं, तो रेस्पाइट मतलब एक स्पेशल ग्राउंड पर जो सजा है वो क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, रिमिशन, रिमिशन क्या है, रिमिशन ये है कि जो आपको सजा मिली है उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ वो सजा कम हो जाएगी। सपोज आपको जेल हुई है तो आपको मतलब क्या मान लो कि आपको 30 साल की जेल हुई है, तो वो आपको क्या करेंगे कि भाई 20 साल में बाहर हो जाओगे आप, कम कर दी सजा, ठीक है। कम्यूटेशन क्या है, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन ये है कि एक सजा सपोज फांसी थी और फांसी को किसने बदल दिया, उम्र कैद में बदल दिया, ठीक है। ये होता है कम्यूटेशन मतलब सजा ही चेंज कर देना। रिमिशन क्या है, रिमिशन का मतलब है कि सजा तो वही रहेगी लेकिन उसकी जो हार्डनेस है वो कम कर देंगे। रेस्पाइट क्या है, रिप्राइव क्या है कि सजा पर थोड़े दिनों के लिए रोक लगा देंगे। और रेस्पाइट क्या है, रेस्पाइट ये है कि स्पेशल ग्राउंड पर उसको सजा कम कर दी जाएगी, मतलब रिग्रेस जो पार्ट है, जो उसका हार्ड पार्ट है वो हटा दिया जाएगा। और पार्डन क्या है कि वो टोटल फ्री, जाओ ऐश करो, मजे लो, ठीक है। हाँ क्या कह सकते हैं, क्या ये जो फांसी की सजा माफ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये पांचों पावर गवर्नर के पास भी होती है, पर गवर्नर जो फांसी की सजा है, जो फांसी की सजा है वो माफ नहीं कर सकते, मतलब डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते। अच्छा, क्या ये जो मिलिट्री कोर्ट होते हैं उनको कहते हैं कोर्ट मार्शल कर देना, क्या उनकी सजा भी माफ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर गवर्नर नहीं कर सकते। तो मैं कह सकता हूँ गवर्नर, गवर्नर के पास पांचों पावर है, बट क्या नहीं है, एक तो वो डेथ सेंटेंस माफ नहीं कर सकते, मतलब फांसी की सजा, और जो कोर्ट मार्शल है मतलब जो मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मिलिट्री, मिलिट्री, मिलिट्री आपको सजा देती, मिलिट्री अपने जवान को या फिर उनको को सजा देती है, उनको नहीं ले सकते, उनको माफी नहीं दे सकते। लेकिन प्रेसिडेंट तीनों चीज कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी, कोर्ट मार्शल केस भी ले सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्या, गवर्नर का कंप्लीट लेसन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको। 52, 52 में क्या कहा, अरे भैया पद, पद के बारे में बात करी है, पोस्ट के बारे में बात करी है, पोस्ट, ठीक है, हमने पद बना दिया राष्ट्रपति, ओके। 53 में क्या कहा, अरे पद का क्या करेंगे, उनको पहले शक्ति तो दो, तो शक्ति भी दे दी, लो भैया पावरफुल, आप आपकी ये पावर है, चलिए इमरजेंसी पावर, ये पावर 352 356 72 फलाना ये वो सब कुछ। फिर उसके बाद क्या कहा, उसके बाद आई आपकी कौन सी, 54, कौन सी, 54, क्या कहा, अरे इलेक्शन तो कराओ अब जैन के, ठीक है भाई, आप ऐसा समझ लो कोई खाली कुर्सी है, पद है, फिर उनको शक्ति दी, शक्ति मिल गई, अब इनके इलेक्शन कराना है हमें, ठीक है, इलेक्शन भी हो गया। अब क्या करेंगे, इनका कार्यकाल, भाई इलेक्शन तो लड़ लिया पर कार्यकाल क्या है, कार्यकाल मतलब 5 साल 6 साल 10 साल 5 साल बता दिया। उसके बाद क्या कहा 58 में, भाई आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, एक्चुअली पहले आने चाहिए था फिर भी ठीक है। 58 में क्या कहा, योग्यता आपकी ये, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, आप 35 साल से कम की होनी चाहिए, आप 35 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर बनने की आपकी योग्यता होनी चाहिए, ऑफिस जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं करने चाहिए, ये सब बात होगी। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद कहा कि हम आपको चलिए शपथ दिलाते हैं, शपथ,
अब बन गए। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर दिया तो 61 में आपका इम्पीचमेंट भी कर देंगे, इम्पीचमेंट। और 361 में क्या कहा, आपको प्रोटेक्ट भी है। और क्या पढ़ा हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आर्टिकल में क्या है, अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर। और क्या कहा, 85 में क्या कहा कि 2 सत्र का के बीच का जो समय है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 74 में क्या कहा कि जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पर काम करेगा, सीओएम की सलाह पर काम करेगा। 78 में क्या कहा, 78 में कहा कि जो पीएम है वो सब कुछ बताएगा प्रेसिडेंट को कि क्या क्या हो रहा है। और फिर क्या बात हुई, फिर हुई 72 की। 72 में क्या कहा, इनकी क्षमा याचना मतलब पार्डनिंग पावर के बारे में बात करी। तो ये हमारे जो है राष्ट्रपति के जो हमने मेन पॉइंट है वो देख लिया। हाँ, कुछ 3 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है जो बहुत जनरली पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार चुने गए, 2 टाइम्स। आपको ये फैक्ट है, ये याद रखने पड़ेंगे। और नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम, सॉरी क्या लिख दिया था मैं, हाँ, नीलम संजीवा रेड्डी, ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए। अनअपोज्ड मतलब इनका किसी ने अपोज भी नहीं किया। अरे रे, अनअपोज्ड, ठीक है, मतलब इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ये आते हैं कि ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुई। अरे भैया नीलम संजीवा रेड्डी। ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जो 2 बार चुने गए। अरे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ऐसे राष्ट्रपति का नाम बनाओ जिनको लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता है। कमाल की बात है ना, पीपल्स प्रेसिडेंट, जिनको पीपल का प्रेसिडेंट मतलब लोगों का राष्ट्रपति। और वो है हमारे सबके प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ओके। और हाँ, चलो और तो नहीं करते ज्यादा, वरना ज्यादा डीप हो जाएगा। इनकी इमरजेंसी पावर मैंने 352, 356, 360 मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये जो इमरजेंसी पावर है ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने किन के बारे में देखा, प्रेसिडेंट के बारे में देखा है, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, कल हम वाइस प्रेसिडेंट पर चलेंगे। अगर आपको लेक्चर सच्ची में अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, ठीक है। थैंक यू।